हाँ ओके। तो अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स पार्ट टू का चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और इस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का वन शॉट वीडियो पार्ट 1 में इस चैप्टर का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू, रेट ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ हाइट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब बातें हमने उसमें कवर किए थे वन शॉट वीडियो 1 में। और साथ साथ में एक्सरसाइज 2.2 अप्रोक्सीमेशन, जहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले थे, उसका फार्मूला क्या है, उसके 2-4 एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन के ऊपर। आज अपन इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं रोल्स थ्योरम, और एक थ्योरम है इसी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आपको बस स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या बोलती है इसकी, रोल्स थ्योरम की? तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट बोलती है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो कोई भी फंक्शन एक्स का, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इफ अ फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एक्स का, ठीक है, कोई फंक्शन एक्स का, ये कंटिन्यूअस रहेगा बोलता है, इज कंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस रहेगा ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, ऑन किसके ऊपर, इंटरवल, ऑन इंटरवल, इसको इंटरवल बोलते हैं, ऑन इंटरवल कौन सा, ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, मतलब अब फंक्शन एफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा ऑन इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल भी रहेगा, किसके ऊपर, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ऑन ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, इंटरवल पर रहेगा। देन देयर एग्जिस्ट, अगर कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना रहा हूं इस तरह से, देखो इस तरह से ग्राफ देखो कि ये x हो गया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ x हो गया, पता है ना आपको, ऐसा बताया था कि y एक्सिस हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। तो यहाँ मेरे पास एक कर्व है, मतलब ये फंक्शन है, फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्व को, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स एक क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ इंटरवल है, ये दिख रही है, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, x तो a से लेकर b तक की है, तो x इक्वल टू ये मान लो a है, और x इक्वल टू क्या है, मान लो ये b है। ये कर्व कंटिन्यूअस है, कहां से लेकर कहां तक के, तो a से लेकर b तक के, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अरे है कि नहीं है। तो तब अगर मैंने बोला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस a कॉमा b इंटरवल पे, साथ में डिफरेंशिएबल भी है a कॉमा b से लेकर b सभी पॉइंट पे वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो तब वहां पे एग्जिस्ट होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा c, इसमें एक ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा c, ध्यान देना अच्छे से, इसमें एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा c जिस पे उसका डेरिवेटिव, इस कर्व के ऊपर एक ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट होगा जिसमें उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा इस कर्व पे, ये पॉइंट c, तो जहाँ पे ये कर्व की जो वैल्यू होगी एफ डैश c, मतलब एफ ऑफ c, यहाँ पे एफ ऑफ c होगा, ठीक है, बराबर है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालोगे तो एफ ऑफ a, एक्स की वैल्यू b डालोगे तो एफ ऑफ b, ओके। तो कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस पे होना चाहिए, इंटरवल पे होना चाहिए, और साथ साथ में और एक चीज थी, एंड क्या होना चाहिए, एंड एफ ऑफ a और एफ ऑफ b इक्वल भी होना चाहिए, एफ ऑफ a और एफ ऑफ b क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। कंडीशन लिखना भूल गया, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एफ ऑफ a मतलब a की वैल्यू डालोगे तो क्या बोला मैंने, मतलब एफ ऑफ a और b की वैल्यू डालोगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, बोलो, एफ ऑफ b, ये x इक्वल टू b पे, मतलब एफ ऑफ a और एफ ऑफ b दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वहां पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा, देन एफ ऑफ a एफ ऑफ b इक्वल होगा, देन देयर एग्जिस्ट, तब वहां पे देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट
पॉइंट कौन था सी, सच दैट वो भी इस तरह से कि उस पॉइंट पे का डेरिवेटिव करोगे, सच दैट एफ डैश सी करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। एफ डैश सी करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जिसपे एफ ऑफ सी मिलेगा, उसका डेरिवेटिव करोगे तो गारंटी है कि क्या आएगा, जीरो आएगा। बस इतनी सी बात रोल्स थ्योरम बोलता है, बाकी कुछ नहीं। इतनी सी बात रोल्स थ्योरम बोलता है। क्या क्या कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब और एक चीज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे होना चाहिए, ए से लेकर बी तक के। फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ होना चाहिए, ए से लेकर बी तक के। और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब वहां पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा सी, जहां पे उस एफ ऑफ सी का डेरिवेटिव करोगे, मतलब एफ डैश सी करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। तो ये है रोल्स थ्योरम। सेम इसी तरह एक और थ्योरम है जिसको बोलते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंज। अब इसका यूज क्या है, हम इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या बोला मैंने, मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, जिसको शॉर्टकट में एलएमवीटी बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बोर्ड के पेपर में हर बार एक क्वेश्चन आता था, हर बार 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए। लेकिन पिछले साल 2020 में की जो एग्जाम हुई, वहां एग्जाम होने वाली थी, हुई नहीं, उसमें ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, एलएमवीटी वाला, अप्रोक्सीमेशन वाला। लेकिन हमको पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है। ठीक है, एलएमवीटी के बारे में अगर इस साल डिलीट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, मैं पढ़ा दिया हूँ वैसे भी। ठीक है, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन, अगर फंक्शन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है, ये भी सेम वैसी कंडीशन है, कंटिन्यूअस किसके ऊपर, ऑन इंटरवल कौन सा, a कॉमा बी, और क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, किसके ऊपर, डिफरेंशिएबल भी है ऑन ओपन इंटरवल, ऑन किसके ऊपर, a कॉमा बी पे। यहाँ पे कंडीशन इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन नहीं है। बस ये 2 कंडीशन है कि बस फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब देन देयर एग्जिस्ट क्या पॉइंट, क्या सी, जो किसको बिलोंग करेगा, ए कॉमा बी को बिलोंग करेगा, ए और बी के इंटरवल बनेगा। तब एग्जिस्ट होगा एक पॉइंट सी, किसको बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच का एक पॉइंट रहेगा। ठीक है, वो भी संज्ञा होगी इस तरह से। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है कि जो एफ डैश सी जो रहेगा, एफ डैश सी वो किसके बराबर रहेगा, कंडीशन क्या नहीं है, ये वाली कंडीशन यहाँ नहीं है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी वाली कंडीशन नहीं है। तो तब एफ डैश सी किसके बराबर होगा, पता है क्या, एफ ऑफ बी आगे वाला माने पीछे वाला, एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। बस ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो एफ डैश सी इक्वल टू किसके बराबर है, बोला मैंने, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या, बी माइनस ए। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर डेरिवेटिव करोगे तो इसके बराबर आएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, यस और नो, पक्का। चलो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और हम एक्सरसाइज 2.3 चालू करेंगे। तो उसके बस मेन क्वेश्चन, हम 1 शॉट वीडियो है तो पूरा नहीं देखेंगे, बस कंसेप्चुअल, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन, टॉपिक खत्म, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वैलिडिटी चेक करना है रोल्स थ्योरम की फॉलोइंग फंक्शन के लिए। हमारे पास नीचे एक फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन की वैलिडिटी रोल्स थ्योरम के लिए, मतलब वो फंक्शन रोल्स थ्योरम के लिए वैलिड है कि नहीं, वो चेक करना है। जब वैलिडिटी पूछेगा तो जस्ट आपको क्या करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है, और लास्ट में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या करना है, इक्वल है कि नहीं चेक करना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रोल्स थ्योरम क्या होगा, वैलिड होगा उस फंक्शन के लिए। रोल्स थ्योरम क्या होगा, वैलिड होगा वो फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हमको रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अभी सॉल्यूशन में क्या करोगे, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, इसे लेकर बी। तो देखो, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। और आपको मैंने बताया था 11th क्लास में कि कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ाया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो
तो कांस्टेंट फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मात्र 5 है, मतलब एक्स की टर्म नहीं है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स की टर्म वाला है, एक्स का स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस 3, यह है आपका पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल रहेगी। और एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स रहेगा प्लस टेन एक्स रहेगा, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर है। और एफ एक्स इक्वल टू मैंने बोल दिया लॉग एक्स, ये होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया e का पावर 4x, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जितने भी फंक्शन दिख रहे हैं आप लोगों को, कांस्टेंट फंक्शन, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो सभी फंक्शन अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस होते हैं, और कंटिन्यूअस रहेंगे तो क्या होंगे? डिफरेंशिएबल भी होंगे। समझ में आया क्या? हर एक फंक्शन अपने इंटरवल पे क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस, क्या लिखोगे? सिंस एफ एक्स इज सिंस, क्या लिखोगे? सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? इज बीइंग, होने की वजह से। इज बीइंग कौन सा फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से। सिंस एफ एक्स इक्वल टू क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इट इज। अब हेंस लगाने की जरूरत नहीं, सिंस लगा दिए ना। होने का, सिंस का मतलब क्या होता है? होने की वजह से। सिंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, इसीलिए एफ एक्स क्या होगा बताओ? एफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस किसके ऊपर? ऑन 1,3 इंटरवल पे। साथ साथ में एफ एक्स क्या होगा बोलो? डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। काय पे? ऑन ओपन इंटरवल a बी पे, a बी यानी 1,3 पे। ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ओके, अब नाउ क्या चेक करोगे? तो अगर सिंस एफ एक्स इज पॉलिनोमियल बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, या फिर डायरेक्ट सिंस में लिखते हो क्यों हुई, इतना भी लिखो भी चलेगा। एफ एक्स इज बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस इसीलिए एफ एक्स इज क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ऑन 1,3 पे, एंड एफ एक्स क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा 1,3 पे। ये आपकी पहली कंडीशन होगी। और ये नाउ तीसरी कंडीशन चेक करना है आपको। नाउ तीसरी कंडीशन क्या बोलता है कि इसकी वैल्यू और इसको इक्वल आना चाहिए। तो पहले क्या निकालोगे? एफ ऑफ 1 निकालोगे। नाउ एफ ऑफ 1 निकालोगे, है कि नहीं? तो एफ ऑफ 1 यानी क्या होगा? जहां से x से वहां क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 4 माइनस 4 और प्लस 3। तो 1 में से 4 गया माइनस 3 प्लस 3 क्या होगा? 0 होगा। अब नाउ क्या निकालोगे? एफ ऑफ क्या निकालोगे? 3 निकालोगे। तो जहां x है वहां क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 होगा। तो 3 3 कितना होता है? अरे 9 होता है, 9। और 4 3 कितना होता है? 12। 9 में से 12 गए -3 प्लस 3। इसका मतलब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑल द कंडीशन जो हो रही है, ऑल द कंडीशन 3 ही थी ना, ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम है कि नहीं? रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड है कि नहीं? आर क्या हो रही है बताओ? सेटिस्फाइड बाय गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम क्या हो रही है बताओ? सेटिस्फाइड बाय गिवन क्या है? गिवन फंक्शन, बराबर है? गिवन फंक्शन। इसीलिए द गिवन फंक्शन गिवन क्या फंक्शन इज वैलिड फॉर किसके लिए? रोल्स थ्योरम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी दम नहीं है, बहुत इजी है। बहुत इजी क्या? बहुत इजी है कि नहीं? क्या है? कुछ भी तो दम नहीं है। क्या करना है आपको कि आपका बस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन होने की वजह से जो भी फंक्शन पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। हाँ, तो ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बस तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसी आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रही है मतलब ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इतना इजी पोर्शन था, कट गया था सिलेबस से। ठीक है, पिछले साल। ठीक है, चलो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कि चलेगा,
डायरेक्ट आप लोग लिखोगे कि e का पावर माइनस एक्स इज बीइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, एंड sin x इज बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इज बीइंग कोणता फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। या अपन शॉर्टकट लिख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशियल एंड कंटिन्यूअस, दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। सो इसीलिए द गिवन फंक्शन जो होगा कि e का पावर x इज बीइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड sin x इज बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा होता फंक्शन, देखो मैं इस कंडीशन का भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता sin x माइनस cos x प्लस 3, तो आप क्या लिखोगे? इतने पोर्शन को एक मानोगे या डायरेक्ट ऐसे लिखोगे sin x cos x एंड 3 आर बीइंग, अब इजल नहीं लगाओगे, आर बीइंग लिखोगे, आर बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल सॉरी कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पे अलग अलग लिखो कि sin x एंड cos x इज बीइंग आर बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 3 इज बीइंग कांस्टेंट फंक्शन। सो द गिवन फंक्शन जो आपका डायरेक्ट लिखना, सो द fx इक्वल टू कौन सा? e का पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस भी रहेगा, इज क्या रहेगा? कंटिन्यूअस भी रहेगा, किसके ऊपर? ऑन 0, पाई, और साथ में क्या रहेगा बता? डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ये वो कंटिन्यूअस रहेगा ऑन 0, पाई एंड डिफरेंशिएबल भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा काय पे? ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल ऑन किसके ऊपर? 0, पाई पे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ अभी किसकी बात करोगे? नाउ एफ ऑफ 0 की बात करोगे, तो एफ ऑफ 0 यानी क्या होगा? जहाँ x से वहाँ क्या आएगा? 0, e का पावर 0 इंटू साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज के पावर में 0 तो 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर 0। अब क्या करोगे? एफ ऑफ पाई की बात करोगे, तो e का पावर माइनस पाई इंटू क्या होगा? साइन पाई, तो साइन 0 हो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, सबका आंसर क्या होता है? 0, e का पावर माइनस पाई इंटू 0, तो आंसर क्या है? 0। इसका मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई कैसे हो गए? इक्वल हो गए, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो क्या लिखोगे? जब इसी थ्योरी ऑल द कंडीशन ऑफ, क्या लिखोगे? ऑल द कंडीशन ऑफ क्या? रोल्स थ्योरम। आर क्या होगी बताओ? सेटिस्फाइड होगी, सेटिस्फाइड, ठीक है। होगी कि नहीं होगी? इसीलिए द गिवन फंक्शन वैलिड फॉर किसके लिए? रोल्स थ्योरम के लिए। चलो लिख लो इसको, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी डर नहीं है, बहुत इजी है। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड से हटके क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास एक सिंगल फंक्शन दिया है, मतलब एफ में एक सिंगल फंक्शन था, ऐसे 2 बार डिफाइन नहीं किया गया था, एक ही बार डिफाइन किया गया था। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन देखो, इसके लिए ये इंटरवल है, इसके लिए ये इंटरवल है, ठीक है। तो ये आपकी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये आपकी पोलिनोमियल फंक्शन है, ये अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस रहेगी, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये अपने इंटरवल पे कंटिन्यूअस रहेगी, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूटी वाली टेस्ट चेक नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाली टेस्ट चेक करना है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा तो गारंटी क्यों कंटिन्यूअस भी रहेगा। ये अपने डिफरेंशिएबल की एक थ्योरम में पढ़े थे कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है गारंटी है कि वो क्या होता है? कंटिन्यूअस भी होता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली टेस्ट चेक कर लो। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तो अपने पास इंटरवल क्या है बताओ? 0,6 है। तो गिवन फंक्शन द डोमेन, इसी को डोमेन बोलते हैं, डोमेन द इंटरवल, मतलब गिवन फंक्शन डिफाइनेट, जो गिवन फंक्शन है, द गिवन फंक्शन, आपका जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज डिफाइनेट ऑन डोमेन, क्या इंटरवल बोलो? ऑन डोमेन 0,6 इस पे, ठीक है, 0,6 पे डिफाइन किया गया है। तो गिवन फंक्शन इज डिफाइनेट ऑन डोमेन या इंटरवल 0,6 पे। तो नाउ अभी क्या निकालोगे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। एटम यहाँ पे 2 बार होते ना, एक लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, जो रिपीट दिया रहेगा उस पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2 पे, किस पे चेक करेंगे? x इक्वल टू 2 पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग? कि फॉर
0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए। तो इसके लिए कौन सा डेरिवेटिव आएगा बताओ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो एफ डैश 2 का नेगेटिव आएगा, जिसको अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा? लिमिट h रेज टू 0 एफ ऑफ 2 रहेगा ना, तो 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपन में क्या होगा? एच होगा। एफ ऑफ 2 प्लस एच बोला, तो ये किस पे डिफाइन किया था? ये एक्स स्क्वायर पे डिफाइन किया था। तो एक्स की जगह 2 प्लस एच आएगा। ये लिमिट h रेज टू 0 जैसा का वैसा रहेगा। एफ ऑफ 2 प्लस एच, जहाँ x से वहाँ 2 प्लस एच रहेगा, जहाँ x से वहाँ क्या आएगा? 2 प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ 2 बोला तो जहाँ x से वहाँ क्या आएगा? मात्र 2 आएगा, और अपन में h रहेगा। तो इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे ही लगाओगे, 2 का स्क्वायर 4, इनका मल्टीप्लिकेशन है डबल, ट्वाइस ए बी, तो 2h का डबल 4h, और प्लस h का क्या होगा? स्क्वायर, और माइनस 4 अपन में h। 2 से 2 कट, 4 से 4 कट गया, और ऊपर में क्या कॉमन निकल गया? h कॉमन निकल गया। तो 4 प्लस क्या बचेगा? h, ये 4 है, प्लस h अपन h, h से h मर गया। तो जहाँ h रहेगा वहाँ क्या पुट करोगे? 0। तो 4 प्लस 0 कितना होगा? 4। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल गया। इसी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन? फर्स्ट देंगे। इक्वेशन नंबर क्या देंगे इसको? फर्स्ट। बराबर है। अब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बताओ? अब किसकी बात करेंगे बताओ? अब किसकी बात करेंगे? फॉर किसके लिए? फॉर किसके लिए? 2 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 6 के लिए। 2 लेस देन x, x लेस देन इक्वल टू 6 के लिए। तो ये थोड़ा सा हार्ड भी एक्सरसाइज होता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे x लेस देन था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया। अब यहाँ पे 2 छोटा x, इसका मतलब 2 छोटा x का मतलब x बड़ा कितने से? 2 से। तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। तो नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? इसके लिए फॉर 2 लेस देन x, x लेस देन एफ डैश 2 का पॉजिटिव आएगा। इसका भी फार्मूला वही है जो अभी मैंने फार्मूला बता दिया, ये वाला से लिमिट h रेज टू 0 2 है, तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपन में कितना? h, वही फार्मूला लगाओगे। बस f ऑफ 2 प्लस h बोला मैंने। क्या बोला मैंने? f ऑफ 2 प्लस h। f ऑफ 2 प्लस h यानी आप ये किस पे डिफाइन किया गया? ये वाला, ये इस पे डिफाइन किया गया। तो जहाँ x है वहाँ क्या आएगा बताओ? ये तो रहेगा ही लिमिट h रेज टू 0, ये सिर्फ भी रहेगा, बस x की जगह 2 प्लस h आएगा, माइनस x की जगह क्या आएगा? 2 प्लस h, ये इतना माइनस, ये पूरा का पूरा रहेगा ही रहेगा। f ऑफ 2 के समय ये x जो जहाँ x से वहाँ 2 आया है, तो जहाँ x रहेगा वहाँ 2 आएगा। बोले तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 6 माइनस 2, और अपन में क्या लिखोगे? h। अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो लिमिट h रेज टू 0 क्या होगा? 6 माइनस 2 माइनस h माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस 2 अपन h माइनस 6, ये प्लस 6 था, तो प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, माइनस h बाई h बचेगा। तो लिमिट h रेज टू 0 माइनस h बाई h, तो कितना हो गया आंसर? -1। लिमिट h रेज टू 0 -1 बोल तो -1। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो फ्रॉम कहाँ से? फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिल गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 2 का नेगेटिव और एफ डैश 2 का पॉजिटिव, दोनों इक्वल है क्या? नहीं। इसीलिए फंक्शन क्या नहीं है, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट, क्या लिखोगे? डिफरेंशिएबल ऑन डोमेन। कौन सा डिफरेंशिएबल? एट क्या पे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो 0,6 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो अपने इंटरवल पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए फंक्शन क्या है? वो रूल्स हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ओके। और डिफरेंशिएबल x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पे, जो किसको बिलोंग कर रहा है बताओ? 0,6। ये जो 2 है ये 0,6 को बिलोंग कर रहा है, इसके बीच का है, पर इस पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए। तो डिफरेंशिएबल नहीं है इसीलिए, हेंस इसीलिए क्या लिखोगे? हेंस इसलिए क्या लिखोगे? हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ, ऑल द कंडीशन सबसे जरूरी क्या? हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट करे बाबा सेटिस्फाइड। इसीलिए द गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज नॉट वैलिड फॉर किसके लिए? रोल्स थ्योरम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या निकालोगे? आप क्या निकालोगे बताओ? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और क्या निकालोगे? राइट हैंड डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे। आप लोग क्या देते हो? कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम,
चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, इवन सादी टेस्ट क्यों ना हो, तो वो टेस्ट को क्वालिफाई करने की, जैसे कि कोई भी आप एक टारगेट बना लेना, अगर 50 मार्क का टेस्ट है तो मुझे 45 के ऊपर जाना चाहिए, अगर 30 मार्क का टेस्ट है तो मेरे को 25 के ऊपर ही आना चाहिए। एक ऐसा टारगेट बनाकर रखने का, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए वो चैलेंज है तुम्हारे लिए कि मुझे 45 के ऊपर मार्क लाना है। अगर 50 मार्क की टेस्ट है, 100 मार्क की टेस्ट है तो मुझे 95 के ऊपर आना चाहिए। तो 95 के ऊपर आना मेरे लिए एक चैलेंज है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके पीछे बढ़ना चाहिए, उस मेहनत उसको हासिल करने के लिए, उस गोल को हासिल करने के लिए मेहनत करने के पीछे बढ़ जाना चाहिए। फिर अगर आप मेहनत करते हो, आपको पता है आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, पेपर हुआ, अगर आपको 95 नहीं भी आए, लेकिन आपने पता है, आपको दिल से पता है कि आपने उसको हासिल करने के लिए मेहनत की थी, मेहनत करने के बाद में अगर नहीं भी आता तो आपने मेहनत की हो, और वो मेहनत करने का जुनून आपको आगे जरूर सफलता दिलाएगा। आप मेहनत ही करने को नहीं देखते यार, बस 2-3 दिन जो जुनून रहता है, जोश रहता है, कोई अगर बता देता है, कोई मोटिवेट कर देता है, वो मोटिवेशन मात्र कितने दिन का रहता है, 1, 2 या 3 दिन का रहता है, बाद में जैसा का वैसा। वो आग, वो तलब लास्ट तक रहना चाहिए। वो आग और तलब लास्ट तक कब रहेगी? जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर होंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर होंगे, जैसे टेस्ट हुई आपको मार्क कम आ गए तो नर्वसनेस नहीं होना है, और एनर्जी लाना है अपने अंदर। मेरे को मार्क कम आए, अगली बार और इम्प्रूव करना है, वो एनर्जी मेंटेन करने के रहना है लास्ट तक क्या, ठीक है। वो देख रहा है, खुदा भी, भगवान देख रहा है सभी को कि कौन कितना मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करेगा उसके साथ में बिल्कुल नाइंसाफी नहीं करेगा, उसको सफलता जरूर दिलाएगा, ठीक है। तो आगे लास्ट तक की मेहनत करो। देखना ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखे होंगे बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा IAS या बड़ी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। उनके यहाँ पे हर किसी माँ बाप के पेरेंट का एक ही सपना होता है, IAS की स्टडी, IAS की स्टडी, IAS की स्टडी, और उसके पीछे भिड़ जाते हैं कंटिन्यू लास्ट तक के। IIT कोटा में भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे वहाँ के, तो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के लोगों से ज़्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने को नहीं देखते। सब आयते होना चाहिए, वो नहीं होगा यार, मेहनत करना पड़ेगा, कंटिन्यू 8-8 घंटे 10-10 घंटे मेहनत करते रहना चाहिए, तब जाके आपका बेनिफिट मिलेगा। हाँ ओके, तो इस बार क्या करना है हमको? वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। इसके पहले वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम पूछा था, तो वैलिडिटी में बस वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना था, और वेरीफाई के समय क्या करना पड़ता है, क्या आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई भी करना है, और बाद बताया था कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एफ कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है, तो तब क्या होता है, एफ डैश 0 होता है, बराबर है कि नहीं है? कि आपका एफ एस क्या होना चाहिए, बोलो पहली कंडीशन क्या थी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, किस पे, ए कॉमा बी पे। फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन थी काय पे, ए कॉमा बी पे, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल होती है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे एक सी ऐसा एग्जिस्ट होता है जो ए कॉमा बी को बिलोंग करता है, जिस पे एफ डैश सी 0 आता है, तो वो सी की वैल्यू निकालना है, और वो सी की वैल्यू सच में ए और बी के बीच में आती है क्या, वो चेक करना है। अगर वो सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आ रही है, जिसपे डेरिवेटिव आपका 0 होगा एफ डैश सी, तो अगर सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आती है तो वो रोल्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो जब भी वेरीफाई वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सी की वैल्यू निकालना है, जिस पे एफ डैश सी क्या आएगा, 0 आएगा। और वेरीफाई करने के पहले ये जो फंक्शन है रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो भी चेक कर लेने का, रोल्स थ्योरम के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेने का। तो वो चेक करने का कंडीशन क्या है, एक ही फंक्शन आपके पास दिया है, तो सिंस बताओ, आपको पता है कि sin x एंड cos x, बताओ ये क्या है, आर बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। एंड ये जो 7 है, 7 इज बीइंग कौन सा फंक्शन,
इज बी कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से, इसीलिए आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू कौन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 7 इज कंटिन्यूअस। ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ऑन किसके ऊपर, 0,2 पाई पे, एंड किसके ऊपर, एंड डिफरेंशिएबल भी रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा ऑन किसके ऊपर, 0,2 पाई पे, बराबर है, ठीक है। अब बताओ नाउ अभी किसकी बात करोगे, एफ ऑफ 0 की बात करोगे। एफ ऑफ 0 यानी जहां एक्स है वहां क्या लिखोगे, 0, तो साइन 0 कॉस 0 प्लस 7, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा आंसर, 8, बराबर है। फिर क्या होगा, एफ ऑफ कितना लिखोगे, 2 पाई, एफ ऑफ 2 पाई बोले तो साइन 2 पाई कॉस 2 पाई और प्लस 7, तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस पाई की -1 होती है, तो कॉस 2 पाई की कितनी होगी बताओ, 1 और प्लस कितना 7, तो कितना हो जाएगा 8, दोनों इक्वल भी है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 पाई इक्वल है, इसीलिए आपका फंक्शन क्या है, ऑल द कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑल द कंडीशन ऑफ क्या, रोल्स थ्योरम क्या हो रही है बताओ, आर सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब बता वेरीफाई करना है, कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मतलब गिवन फंक्शन वैलिड है किसके लिए, रोल्स थ्योरम के लिए, गिवन फंक्शन वैलिड है किसके लिए, रोल्स थ्योरम के लिए, गिवन फंक्शन वैलिड है किसके लिए, रोल्स थ्योरम के लिए। अब वेरीफाई करना है किसको, रोल्स थ्योरम को, तो टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, सी की, जो किसको बिलोंग करेगी, 0,2 पाई को बिलोंग करेगी, उसके बीच की रहेगी, और उस पे अपडेट से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसको वेरीफाई करने के लिए लिखोगे टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम वी हैव टू फाइंड, हमको किसको फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड सी, इसको फाइंड करना पड़ेगा सी, जो किसको बिलोंग करेगा, 0,2 पाई को, a, b को बिलोंग करेगा, वो भी इस तरह से सच दैट एफ डैश सी क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, ठीक है, एफ डैश सी क्या रहेगा, 0 रहेगा, उस पे एफ डैश सी 0 रहेगा। ना उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स यानी किसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, बराबर है, होगा कि नहीं होगा, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव बोला तो क्या होगा, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव बोला तो डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स यानी कौन है, sin x प्लस cos x प्लस कितना 7, तो sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और 7 का क्या होगा 0, है भाई, इसका साइन को प्लस माइनस sin x और उसका 0, देयरफॉर f डैश x क्या निकला आपका, cos x माइनस क्या निकला, sin x। अब नाउ क्या निकालना है आपको, f डैश c 0 करना है, f डैश c 0, ये कंडीशन लगाना है, f डैश c 0, और इस कंडीशन से आपको सी की वैल्यू निकालना है, अगर सी की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में आती है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। तो नाउ एफ डैश सी 0 कंसीडर करना, एफ डैश सी 0, तो आपको cos x माइनस sin x क्या रहेगा, 0 रहेगा, cos x माइनस sin x 0 रहेगा। अब बताओ cos x x की वैल्यू निकालना है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही तो हुआ, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, cos x इक्वल टू माइनस sin x हो जाएगा तो क्या होगा, प्लस sin x, तो sin को cos में कन्वर्ट करो, cos x तो sin क्या होगा, cos में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, cos पाई बाई 2 माइनस x होगा कि नहीं होगा, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x होगा, तो माइनस 6 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2, देयरफॉर क्या होगा, x और x कितना होगा बताओ, x और x कितना होगा, ट्वाइस x। और एक प्रॉब्लम हो गया, बताओ क्या प्रॉब्लम हो गया, कि आपका इसका जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को याद होगा, जनरल सॉल्यूशन निकालोगे बेटा, ऐसा नहीं निकालोगे, sin x इक्वल टू, आपको कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, क्या कंसेप्ट लगाओगे, cos इक्वल टू cos है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आपको जनरल सॉल्यूशन पता है क्या, cos x इक्वल टू किसका, cos अल्फा का, याद है आप लोगों को,
एक्स इक्वल टू क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 2n पाई n की जगह 1 लिखोगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या लिखोगे पाई बाय 2। तो n की जगह एक बार 1 डालोगे तो क्या होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2 होगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 और 1 5 पाई बाय 2, 2n पाई। समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे वो फंडा नहीं लगाना है तुमको को, कोई भी एक लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाओगे साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बोल रहा है, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स वाला फंडा नहीं लगाओगे, आप वो वाला फंडा लगाओगे। कौन सा उस फंडे से निकलता है कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो कॉस एक्स और साइन एक्स किसमें होता है 45 देखो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 देखो 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 देखो, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, मतलब दोनों इक्वल, साइन 45 और कॉस 45 इक्वल है पाई बाय 4 के लिए, 5 पाई बाय 4 के लिए भी काम करता है। मतलब पाई बाय 4 आपको याद होगा, पाई बाय 4 फिर 5 पाई बाय 4 फिर कितना आएगा बताओ, मतलब इसमें पाई ऐड करोगे तो रे पाई बाय 4 इसमें पाई ऐड करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती, बराबर है। तो कितना होगा इसका आंसर 5 पाई बाय 4, और इसमें पाई बाय 4 फिर से ऐड करोगे तो कितना होगा 9 पाई बाय 4। नहीं समझा क्या, मतलब 5 का डिफरेंस, रुको 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 5 का डिफरेंस समझना। देखो पाई में 4 ऐड किया था 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 में 4 ऐड किया 9 पाई बाय 4, मतलब 4 का डिफरेंस नहीं, 4 ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा नहीं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो। अरे समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब क्या होगा, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कब होता है इक्वल, कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल कब होता है, तो जब पाई बाय 4 आता है। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल कब होता है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल कब होता है, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल कब होता है, साइन एक्स कॉस एक्स कब इक्वल होता है, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 पाई बाय 4। तो यहाँ पे एक्स का काम एक्स नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक्स नहीं आएगा, क्या एक्स नहीं आएगा सी आएगा, क्या आएगा वहां पे सी आएगा। सी क्यों आएगा, क्योंकि एफ डैश सी चल रहा है, तो एफ डैश सी बोले तो जहां सी हो एक्स होगा वहां क्या आएगा सी आएगा, यहाँ पे कॉस सी आएगा और यहाँ पे साइन सी आएगा, तो यहाँ पे साइन सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा, तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। और सी की वैल्यू किसको बिलोंग करना चाहिए बताओ, 0 और 2 पाई के बिलोंग करना चाहिए। तो आप लोगों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो याद होगा, वो लगाओ या कोई भी लगाओ, जो भी आपको लगाना चाहते हो लगाओ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको डिवाइड में भी ला सकते हो, आप इसको क्या में ला सकते हो डिवाइड में, इसको डिवाइड में, इसकी डिवाइड में लाओ, इसकी डिवाइड में लो, 1 बचेगा, साइन सी बाय क्या होगा कॉस सी, ऐसा भी लगा सकते हो। और साइन सी बाय कॉस सी क्या होता है tan सी इक्वल टू 1, और सी की वैल्यू कब 1 होती है tan सी की पाई बाय 4। यस और नो, यस और नो है कि नहीं। तो tan का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे tan सी इक्वल टू tan पाई बाय 4 बराबर है, याद है आपको। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा कब होता है, वो वाला n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके tan सी इक्वल टू tan अल्फा, वो भी याद होगा आप लोगों को, tan सी इक्वल टू tan अल्फा, जब कब सी की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होगी, n पाई यानी क्या होगा, एक बार पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, तो कितना होगा 5 पाई बाय 4 होगा, फिर n की जगह कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 4 2 8 और 1 9 पाई बाय 4। ऐसा और नो, ऐसा और नो आगे ना, तो आप ये भी फंडा आप लोग लगा सकते हो, या वो भी लगाओ कि cos सी और sin सी इक्वल कब होता है, जब सी की जगह पाई बाय 4 45 cos 45 sin 45। देयरफॉर यहाँ पे सी की वैल्यू क्या निकलेगी, देयरफॉर डायरेक्ट निकलो, सी की वैल्यू पाई बाय 4 निकलेगी, 5 पाई बाय 4 निकलेगी, और कितना 9 पाई बाय 4 लगी निकलेगी, और चलते रहेगा। यहाँ से एक तो भी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। तो 45 0 और 2 पाई के बीच में है, जब 4 से इसको डिवाइड करोगे पाई को, तो 0 पॉइंट कितना आएगा 1 है, तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 25, तो 0.25 पाई इसके बीच में है। इसको इससे डिवाइड करो, 4 आएगा 4 बचेगा 1, तो 1.25, ये भी 0 और 2 पाई के बीच में, ये नहीं है, 4 दूना 8 8.25 आ रहा है, 2.25 आ रहा है, ये 2 पाई से बड़ा हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन कौन बिलोंग करे बताओ, देयरफॉर सी इक्वल टू कौन बताओ 5 पाई बाय 4, और वो तरह 5 पाई बाय 4, ये बिलोंग करे किसको बताओ, किसको बिलोंग करे 0,2 पाई को। वो भी इस तरह से सच दैट कि इन पे गारंटी है, इन पे सच दैट इस पे एफ डैश सी गारंटी की 0 आएगा।
देखो एफ डैश सी, देखो यहाँ पे x की जगह डालो बोला 5π/4, x की जगह देखो सॉरी इस x की जगह या c की जगह π/4 डालो तो cos π/4 sin π/4 1 - 1 0 हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मतलब आपको c की वैल्यू निकालना था जिसपे आपका f डैश x या f डैश c क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 आ रहा है, इसलिए रोल्स थ्योरम क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। तो नीचे में लिखो ना हेंस क्या लिखोगे रोल्स थ्योरम क्या हो रही है इसका लिखोगे वेरीफाई। तो आपको प्रोसीजर देख लो एक बार, प्रोसीजर वही है कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल f(0) f(2π) रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए आपको c की वैल्यू निकालना पड़ेगा जो 0 और 2π के बीच की रहेगी, 0 और 2π के बीच की रहेगी, वो भी इस तरह से कि f डैश c क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो f डैश c की बात चल रही है, उसके लिए पहले f डैश x निकालोगे, f डैश x यानी आपके fx का डेरिवेटिव करोगे तो जो भी आएगा फिर f डैश c 0 कंसीडर करोगे और उससे c की वैल्यू निकालोगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है इसलिए c की वैल्यू बहुत सारी निकलेगी, ठीक, बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे c के। ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन आपने देखे होंगे, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन आपको तो याद ही होगा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन चैप्टर में। यहाँ पे c की वैल्यू बहुत सारी निकल रही है, तो वहां से एक तो भी वैल्यू किसको बिलोंग करना चाहिए 0 और 2π को बिलोंग करना चाहिए। तो 0 और 2π को कौन सी वैल्यू बिलोंग कर रही है π/4 और 5π/4। ये क्यों नहीं बिलोंग कर रही है क्योंकि इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 2 से बड़ा आता है, 2 से बड़ा आता है, 2 से छोटा इन दोनों में आ रहा है। ओके, तो इसलिए रोल्स थ्योरम क्या हो रही है वेरीफाई हो रही है। चलो लिखो इसको अच्छे से डिफरेंशिएबल। हाँ, अब ये क्वेश्चन इस तरह से कि अब हमको वेरीफाई करना है एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। एलएमवीटी को हमको वेरीफाई करना है, किसको वेरीफाई करना है एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। और एलएमवीटी वेरीफाई कब होती है जब आपका फंक्शन क्या होना चाहिए कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए कंटीन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो रोल्स थ्योरम वाली तीसरी कंडीशन है वो नहीं है, बस डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस। तब c एक एग्जिस्ट होगा, किसको बिलोंग करेगा 1, e को, यहाँ पे 1, e है जो जिसपे f डैश c 0 नहीं, वहां पे रोल्स थ्योरम में f डैश c 0 आना चाहिए, यहाँ पे f डैश c क्या आना चाहिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a के बराबर आना चाहिए। तो इस कंडीशन की मदद से हम c की वैल्यू निकालेंगे और वो c की वैल्यू 1 और e के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते आता है कि 1 और e के बीच में आता है क्या। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में ये आपका जो फंक्शन है एक अकेला फंक्शन दिया है और ये लॉग फंक्शन है, और लॉग फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो क्या लिखोगे कि f(x) इक्वल टू जो log x जो है log x जो है इज कौन सा log x इज कैसा फंक्शन है इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो f(x) इक्वल टू log x इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन इज बीइंग, ऐसा लिखोगे f(x) इक्वल टू log x इज बीइंग कौन सा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन होने की वजह से, ठीक है, इट इज कंटिन्यूअस, ये क्या रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन होने की वजह से इट इज क्या रहेगा बताओ कंटिन्यूअस रहेगा किस पे ऑन 1, e पे, और साथ में क्या रहेगा डिफरेंशिएबल भी रहेगा किसके ऊपर ऑन 1, e पे। अब बस पैराग्राफ खोल के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्या लिखोगे टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम, हमको क्या निकालना है बताओ टू वेरीफाई क्या करना है रोल्स थ्योरम, टू वेरीफाई रोल्स थ्योरम नहीं सॉरी एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो टू वेरीफाई एलएमवीटी वी हैव टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्या बताओ c जो किसको बिलोंग करेगी 1, e नहीं क्या सच दैट वो भी इस तरह से कि आपका f डैश किसके बराबर आना चाहिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन में b माइनस a। तो सबसे पहले आप लोगों को f ऑफ b निकालना पड़ेगा। तो नाउ अब बताओ f डैश c तो पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो पहले f डैश x निकाल लोगे। तो f डैश x का डेरिवेटिव किसका log x का मतलब फंक्शन का, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का करोगे log x का करोगे। अरे आपको f डैश से निकालने के पहले f डैश x निकालना पड़ेगा ना,
एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव लॉग एस डब्ल्यू कितना होता है 1/x, ये आपका एफ डैश एक्स निकल गया। नाउ क्या निकालोगे अब बताओ, कंसीडर करोगे ये वाला कंडीशन, एफ डैश सी किसके बराबर होना चाहिए बताओ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये तो मैंने आपको बताया था, वहां पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 कंसीडर करते थे, इससे सी की वैल्यू निकालोगे और वो सी की वैल्यू 1 और e के बीच में रहना चाहिए। तो एफ डैश सी बोला, तो एफ डैश सी बोला तो एफ डैश एक्स में जहां x होगा वहां क्या आएगा, सी आएगा, तो यहां आएगा 1/c, यहाँ 1/c क्यों लिखे सर, तो आपको समझ जाना है। और एफ ऑफ बी बोला तो जहां x है वहां क्या आएगा b, ये log b माइनस log a, क्योंकि फंक्शन का काम कौन कर रहा है log, तो x की जगह b आएगा, x की जगह a आएगा एफ ऑफ बी के समय, और अपॉन में क्या रहेगा बताओ b माइनस a, बराबर है, बराबर है। अब बताओ log b माइनस a, इसमें log a बाय b का फार्मूला लगाओगे, किसका फार्मूला लगाओगे, a बाय b का क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे, ओके हाँ ओके। तो अब क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे बबुआ, इसको सॉल्व करोगे। हाँ तो और गलती होगी, क्या गलती होगी बताओ, कि b का काम कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, e कर रहा है, और a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो एफ ऑफ b बोला तो b का काम कौन कर रहा है, आपको याद रखना है एफ डैश सी। तो टू वेरीफाई एलिमेंट वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ c जो बिलोंग करेंगे 1, e पे, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ b, b बोला तो कौन e, और a बोला तो कौन 1, और यहाँ पे क्या होगा e माइनस 1। नहीं समझा, अरे समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, e कर रहा है, तो एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन में b माइनस a। तो सेम यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ e माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में e माइनस 1। तो एफ ऑफ c बोला तो जहाँ x से वहाँ c आएगा, और e बोला तो जहाँ log e होगा, यहाँ पे जहाँ x से वहाँ e आएगा, और यहाँ पे log 1 होगा, और अपॉन में e माइनस 1 होगा। तो मतलब 1/c जैसा का वैसा रहेगा एज इट इज, log e की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, log e की 1 log 1 की 0, और ये e माइनस क्या होगा 0 तो e होगा, मतलब आपका 1/c इक्वल टू 1/e आएगा, और 1/e बोला तो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू e होगी। तो बताओ 1 और e के बीच में, 1 और e, e भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो रही है, एक गड़बड़ क्या हो रही है, e माइनस 1 e नहीं होगा बेटा, e माइनस 1 e होगा, होने यार गड़बड़ हो रही है, 1/c इक्वल टू 1/e माइनस 1, इनमें से 1 तो नहीं माइनस हो सकते, तो c की वैल्यू क्या होगी e माइनस 1। अब बताओ c की वैल्यू e माइनस 1 बोला, तो e माइनस 1 यानी इससे कम है, और 1 से आगे, तो इनके बीच का है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो देयरफॉर आपकी c की वैल्यू क्या निकली, e माइनस 1, जो किसको बिलोंग कर रहा है 1, e को सच दैट इस तरह से, अगर ये e माइनस 1 अगर यहाँ पे डालते हो, e माइनस 1 मतलब एफ डैश c की वैल्यू, जो c की वैल्यू जो आई क्या आई e माइनस 1, तो e माइनस 1 एफ ऑफ e, यहाँ पे जब डालोगे आप लोग c की वैल्यू e माइनस 1, तो एफ डैश c की जगह डालोगे, एफ डैश c की वैल्यू क्या आई बताओ, एफ डैश c की जगह, एफ डैश यानी यहाँ पे जब डालोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 1/e माइनस 1 आएगा, x की जगह देखो एफ डैश सी बोला, तो मतलब एफ डैश सी का मतलब क्या होता है, जहाँ x है वहाँ क्या आएगा c आएगा, c की वैल्यू कितनी है e माइनस 1, अब वही 1/e माइनस 1 इसकी भी वैल्यू है, देखो इसकी वैल्यू 1/e माइनस 1 है, और c की वैल्यू 1/e माइनस 1 है, मतलब यहाँ पे भी 1/e माइनस 1, यहाँ पे भी 1/e माइनस 1, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब c की वैल्यू e माइनस 1 ये इसके बीच में है, वो भी इस तरह से कि एफ डैश e माइनस एफ ऑफ 1 और e माइनस 1, सॉरी चलिए सच वो भी इस तरह से कि एफ डैश 6 के बराबर आ रहा है, बताओ एफ ऑफ e माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में क्या e माइनस 1, हेंस क्या लिखोगे एलएमयूटी, इस क्या होगी बताओ, वेरीफाई होगी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, वेरीफाई होगी, मतलब आपको बस इतना से याद रखना है कि आपको c की वैल्यू निकालना है, जो किसको बिलोंग करेगी 1 और e को बिलोंग करेगी। तो c की वैल्यू जो e माइनस 1 है वो 1 और e को बिलोंग करेगी, और वो भी इस तरह से, ये कैसे निकली, तो इन दोनों को इक्वल करके निकली है ना, निकली कि नहीं निकली है, तो c की वैल्यू e माइनस 1 कैसे निकली, इन दोनों को इक्वल करके निकली, इसीलिए एलएमटी क्या है, वेरीफाई हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा कि f(x) एक लॉगरिथमिक फंक्शन था, इसलिए वो कंटिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल था, और वेरीफाई करने के लिए आपको c की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो भी इस तरह से। तो ये कंसीडर करने के लिए एफ डैश से कंसीडर करने के पहले एफ डैश x निकालोगे,
एफ डैश एक्स आपका निकल गया, फिर एफ डैश सी वाला फंडा लगा कर कंसिडर करके, ये वाला कंसिडर करके एफ डैश सी वाला तो जहाँ एक्स है सी, इससे सी की वैल्यू निकाल दिया मैंने, और इस तरह से एलिमेंट्री क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो चलो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.3 का जो कंसेप्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रोल्स थ्योरम की बात चल रही थी, एलिमेंट्री की बात चली। अब इसके बाद में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे।